हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 147 क्लास के अंदर। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, चाहे हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए न्यू अपडेट्स हैं या न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो कवर कर सकते हैं, अपनी नोट्स मेकिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल कि जो हमारा 2026 ईयर रहने वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमें बहुत सारी रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है चेंजिंग्स आते हुए नजर आ रही। वर्ल्ड ऑर्डर को एक साइड पर रखकर अगर बात की जाए वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर इवेंट देखने को मिला वो यूएसए और वेनेजुला वाला, और उसके बाद जो हमें यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और उसके बाद सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला यूएसए और इजराइल का कॉम्बो, और एक तरफ ईरान, जहाँ पर हमें असैसिनेशन ऑफ सुप्रीम लीडर भी देखने को मिली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी और तेहरान मीडिया। दोस्तों ये जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स है ये आप अपनी कवर करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आप बाद में मैगजीन ढूंढते फिरेंगे, फिर आप बुक को रिसर्च करेंगे, कहीं से मिल जाए कोई मटेरियल, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बेहतर यही है कि आप डेली बेसिस के ऊपर इनको नोट डाउन करते जाएं विद डेट, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन के लिए बैठे तो आपको पता हो कि ये इवेंट है, ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट ये इस डेट को हुए थी, ताकि आपको चीज़ें दोबारा इजीली जो है वो याद हो जाए, आप दोबारा इजीली रिवीजन कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारे लेक्चर्स आपकी हेल्प करते हैं, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। दोस्तों उससे पहले हमारे पास एक रसल की इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है। जिस तरह वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला एक नज़र आ रहा है, उसको सामने रखते हुए हमने एक वॉर के रिलेटेड जो है एक स्टेटमेंट को यहाँ पर चूज़ किया जो आपके लिए लेकर आए। और रसल ने बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी कह लें कि कीन ऑब्जर्वेशन आप कह लें, ठीक है, और बहुत बड़े राइटर भी गुजरे हैं, फिलोसफर भी है, ठीक है। तो उनकी स्टेटमेंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली। वॉर डजंट डिटरमाइन हु इज राइट। कहा यह जा रहा है कि वॉर यह तय नहीं करती कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भाई वॉर क्या तय करती है, क्वेश्चन इज दैट। तो वॉर क्या तय करती है, इट डिटरमिन्स हु इज लेफ्ट। बस ये तय करती है कि पीछे बचा कौन है। यहां पर मैटर नहीं करता कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपने हक पर खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। ये चीजें वो कहता है कि मैटर नहीं करती। मैटर यही कर रहा है यहां पर, और वो वॉर डिसाइड करती है, वॉर तय करती है कि पीछे कौन बचा है। आज चाहे यहां पर कहा जा रहा है कि ईरान अपने राइट पर है, अपने हक पर है, लेकिन यह तो वॉर तय करेगी कि पीछे बचा कौन है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे, चाहे ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें इसको, चाहे पीएमएस का ऐसे में आ जाए, चाहे हमारे सीएसएस के ऐसे में ही क्यों ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये लाजमी आपने नोट डाउन। और आज का जो हमारा लेक्चर है ना टोटली वो इसी के राउंड ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास इंपोर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं
और हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। ठीक है दोस्तों, और 2 वार आपको पता है जो यहाँ पर चल रही है, एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, सेकंड जो है यहाँ पर जो कॉम्बो नजर आ रहा है, एक तरफ इजराइल और यूएसए और एक तरफ हमें ईरान नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड हमारे पास ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर देखने को मिल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जिस तरह हमें रशिया और यूक्रेन की वॉर में देखने को मिला। देखना यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से आईएमएफ के बेल आउट प्रोग्राम से, एड से या फंड से एक बार इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ गई, लेकिन अब जो हमें यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इस चीज को देखेंगे। यहां पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर भी हमें जो यहां पर हलचल देखने को मिली और ईरान की तरफ से जो है उनको जो है यहां पर क्लोज भी कर दिया गया उसको, उसका भी यहां पर एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली जो ट्रेड अगर देखा जाए तो, या कह लें कि ऑयल सप्लाई वहां पर कितनी हो रही है, पर डे के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि यहां पर जो फर्स्ट ओपिनियन हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली है दोस्तों, कि लेसन्स फ्रॉम तालिबान, पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल टर्न, नेविगेटिंग द अफगानिस्तान क्राइसिस, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों। वो देखिए, आप यहां पर न्यूज सुन रहे हैं, पॉडकास्ट भी आप सुन रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को जो है ऐड करने वाले हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक तरफ तो यहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो है वो कह ले के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने चाहिए। भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, उन्होंने विजिट किया अफगानिस्तान का 2025 के अंदर। आप ये स्टेटमेंट्स वो है अकॉर्डिंग टू मलिहा लोधी, आप मलिहा लोधी साहिबा को सुने, वो भी आपको यही, हमने उनके लास्ट आर्टिकल्स, ओपिनियन आर्टिकल्स का जो एनालिसिस किया था उसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहां पर पाकिस्तान ने काफी लीनियंट होकर, काफी यहां पर चीजों को सामने रखते हुए अपने निगोशिएशंस किए, सारी चीजें की। पाकिस्तान ने पूरा अपना कह लेके तरला मारा कि मामला जो है बन जाए, लेकिन पाकिस्तान को कह लेके बाई फोर्स जो किया गया यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से, मिलिटेंट्स ग्रुप्स की तरफ से, देन पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाए तो कुछ जो हमें इंटरनली अगर देखा जाए तो बहुत सारी मिस्टेक्स जो है नजर आ रही हैं, वो हमारी भी हैं, उनको भी ऐड करेंगे। पाकिस्तान के एक और पॉलिसी की बात करेंगे यहां पर, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मलिहा लोधी साहिबा वाले आर्टिकल्स के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑलरेडी तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ट्रेड को बंद कर दिया है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए पाकिस्तान कोहेसिव पॉलिसी की तरफ जा रहा है, तो यह एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ताकि प्रेशराइज किया जाए अफगानिस्तान को कि भाई आप अपने जो है मिलिटेंट्स ग्रुप्स को जो है वो रोको। यह रीजनल इंस्टेबिलिटी है, यहां तक कि यूएनओ कह चुका है। यहां पर सैंड्रा जेंसन जो हमें यहां पर डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ नजर आती है डेनमार्क की, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि रीजनल लेवल के ऊपर जो इंस्टेबिलिटी है वो अफगान सोल की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान की यहां पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है, कोहेसिव पॉलिसी पाकिस्तान अपना रहा है कि चलो बात बन जाए किसी ना किसी तरीके से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका एनालिसिस रहने वाला है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके इंटरनल क्या क्या जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं कुछ, उनको भी यहां पर ऐड करते जाएंगे। सेकंड हमारे पास है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ईरान, क्वेश्चन इज दैट, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, आप मीडिया ऑलरेडी सुन रहे हैं, पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं कि नेक्स्ट किसका नंबर हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, सारी चीजें आप सुन रहे हैं। हम जो यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा चीजों को, और विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है ग्रेटर इजराइल की भी बात की जा रही है, ग्रेटर इजराइल को भी डिस्कस करेंगे।
ऑलरेडी ग्रेटर इजराइल के ऊपर मेरा कंप्लीट लेक्चर आ चुका है, अगर देखा जाए आप जाकर दोबारा उसको चेक करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर। क्रिटिकल डिमेंशंस शेपिंग कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली ये देखना है जो डिमेंशंस हैं वो कौन सी डिमेंशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा एस्केलेट कर रही हैं। एक चीज तो ये है, यूएसए की डिमांड भी चल रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ निगोशिएशंस भी चल रहे हैं। 3 राउंड हो चुके हैं निगोशिएशंस के, जिनेवा के अंदर दोबारा मीटिंग होने वाली थी, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिला, यूएसए और इजराइल के स्ट्राइक देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी, गार्डियन, आप जितने भी, रेटर्स, उसके बाद जो है वो तेहरान का मीडिया क्या कह रहा है कि यहां पर जो है वो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई को जो है असैसिनेट कर दिया गया है। उनकी बेटी भी है कहा जा रहा है, उनके दामाद भी है, कुछ और भी हाई ऑफिशियल भी नजर आते हैं जिनको असैसिनेट कर दिया गया तेहरान कंपाउंड के अंदर, जो स्ट्राइक किया गया यूएस और इजराइल की तरफ से, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर यूएनओ की क्या स्टेटमेंट्स हैं, एंटोनियो गुटेरेस ने क्या किया, रशिया ने क्या कहा है, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कहा है, अरब स्टेट्स ने क्या कहा है, इस चीज को भी देखेंगे। और उसके बाद इंप्लीकेशंस फॉर रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्डर, 2 चीजें यहां पर बताना चाहूंगा, फिर ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट फर्दर। एक चीज मैं बता देता हूं कि यहां पर जब ईरान की तरफ से ये बोला गया था कि अगर यूएसए यहां पर स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर तो ये एक रीजनल वॉर होगी। क्या होगी? रीजनल वॉर होगी। जो हमें यहां पर लिमिटेड वॉर देखने को मिल रही थी, अब वो लिमिटेड वॉर नजर नहीं आ रही। मसला जो है ना, मामला वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद है मिडिल ईस्ट वॉर टू हैम्पर पाकिस्तान एक्सटर्नल ट्रेड, पाकिस्तान इकोनॉमिक फॉल आउट, इस चीज को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज आर्टिकल रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास लास्ट में वुकैब आएगी, और वुकैब को जो है हम डेली बेसिस के ऊपर इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि आप अपना वुकैब बैंक बनाए पीछे, जिस तरह आप बैंक बैलेंस बना रहे हो ना, इसी तरह वुकैब बैंक बनाए, ताकि आपके राइटिंग स्किल के अंदर, राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर वुकैब की वेरिएशन लेकर आ सके, आप अपना एक्सप्रेशन ठीक कर सके, आप अपना डिस्कोर्स ठीक कर सके। डिस्कोर्स के अंदर क्या होता है आपका कोहेरेंस, कोहेजन, जो मेटोनमी, जो आपको फीडबैक मिल रहा होता है, जो एक रेड पेन के साथ, उसको ठीक कर सकते हैं। जो मोल्ड करके बार बार बोला जा रहा है ना, स्टेटमेंट को लिखो, विदाउट वुकैब आप नहीं लिख सकते, और वुकैब का बैंक पीछे होना जरूरी है, ताकि आप टॉपिक के रिलेटेड, इतनी वुकैब हो ताकि आप टॉपिक के रिलेटेड जो एग्जैक्ट वर्ड है, जॉर्गस या टर्मिनोलॉजीज, उनका यूज कर सके। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है या पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसको ऐड करेंगे। ये मैं डेली बेसिस के ऊपर चीजें इसलिए बता रहा होता हूं। अब जो ओल्ड है सुनने वाले हैं वो प्लीज थोड़ा आप चाहे वीडियो को आगे कर लिया करें, ठीक है, एथिकली, लेकिन ये है कि न्यू जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो लेसन्स फ्रॉम तालिबान, इस चीज को देखते हैं दोस्तों। मेन इसके अंदर जो आउटलाइन के पॉइंट्स हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए, पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल टर्न, नेविगेटिंग अफगान क्राइसिस, अ कन्फ्रंटेशन दैट रिवील्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेजेडी। कन्फ्रंटेशन जो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन की गई, पाकिस्तान ने स्टार्ट नहीं किया, यहां पर रिटेलिएशन की गई। अब इसके एक तो अपॉर्चुनिटी भी है और एक ट्रेजेडी भी है, नुकसान भी है, दोनों चीजें ऐड करते जाएंगे साथ साथ। हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान रिकैलिब्रेट्स अवे फ्रॉम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेडिकलिज्म। ये क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। रेडिकलिज्म तो वैसे तो हमें सुनने को मिल रही है, एक्सट्रीमिज्म भी सुनने को मिल रही है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेडिकलिज्म क्या चीज है भाई? देखें, वही जब रेडिकलिज्म, वही जब इंतहा पसंदी इंस्टीट्यूशंस करने पर उतर आए, वही रेडिकलिज्म जब यहां पर इंस्टीट्यूशंस करने के ऊपर उतर आए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर देखा जाए, इजराइल,
ठीक है, किस तरह हमें जो है यहाँ नजर आ रहे हैं गाजा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर, आप देख लें, है ना, किस तरह जो है उन्होंने जेनोसाइड की। ठीक है, तो एकदम से जो है ना इंस्टीट्यूशनल, जब रेडिकलिज्म इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बन जाए, इंतहा पसंदी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने उस अप्रोच को यहां पर अडॉप्ट नहीं किया, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, अगर देखा पाकिस्तान कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल रेडिकलिज्म से हटकर एक आइडियोलॉजी को यहां पर अडॉप्ट किया है, उसका पर्पस यही है कि रिटेलिएशन किया जाएगा, और यहां पर जो जितना भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको रेडिकेट या अपरूट यहां पर किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे, इवन एज लिव्स आर लॉस्ट स्ट्रेटेजिक ड्रीम्स आर अनरेवल ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। नो डाउट दोनों तरफ से जाने जा रही हैं। ठीक है, दुख है ये भी कि हमारे वेस्टर्न जो बॉर्डर है, हमारा एक अच्छा दोस्त, वो भी खो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए जो हमें अगेंस्ट नजर आता है किसके, बेसिकली इंडिया के। ठीक है, लेकिन दूसरा ये भी है कि ये जो अफगानिस्तान है वो सेंट्रल एशिया तक भी पहुंचने का एक जरिया है। इसके जरिए जो कॉरिडोर्स और ट्रेड रूट्स बनाए जाने की बात की जा रही थी। ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे थे दोस्तों, तो वो भी है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जो ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन गज़ब-ए हक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो बेसिकली जितने भी जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर कर्टेल करने के लिए, द स्टेट लॉन्च्ड आफ्टर तालिबान अटैक इनसाइड पाकिस्तान इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन द टू कंट्रीज। हम मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हमारे पास हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए आउटलाइन का जो मेन पॉइंट है, द पैराडॉक्स ऑफ द कन्फ्रंट्रेशन, अ पॉजिटिव आइडियोलॉजिकल शिफ्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्राइसिस बट एट द कॉस्ट ऑफ लिव्स एंड कोलैप्स ऑफ द विजन ऑफ अफगानिस्तान एज ए स्ट्रेटेजिक बफर, अ जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये मैं स्ट्रेटेजिक बफर की बात कर रहा था जो दोनों तरफ हमें देखने को मिल रहा है। जो कह लें कि यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हमें अभी होता हुआ नजर आ रहा है, जो कभी पहले इंडिया के अगेंस्ट भी जो है वो होता था। ठीक है, तो अब वो चीज देखने को मिल रही है। अब कन्फ्रंट्रेशन से एक फायदा तो होगा कि जितने भी यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा पॉजिटिव ये था कि चलो जो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है कि इंस्टीट्यूशंस ने जो एक रेडिकलिज्म वाली अप्रोच यहाँ पर नहीं अपनाई, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल है कि भाई इसको रिटेलिएट किया जाए और ये जो सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को थ्रेट है स्टेट की, उसको कर्टेल किया जाना चाहिए, ये चीज़ है। दूसरी तरफ जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के साइन किए जा रहे थे, उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन की बात की जा रही थी, तो अब जो है वो कैसे यहाँ पर कंप्लीट होंगे, जिस तरह हमें जो है यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में एक जो वॉर वाला कन्फ्लिक्ट, वॉर वाला सिलसिला जो हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये ऑलरेडी आपका अक्टूबर के अंदर भी देखने को मिला था, जब 48 आवर्स वॉर इनके दरमियान में रही। उस वक्त भी कतर ने मीडिएटर रोल प्ले किया, टर्की ने मीडिएटर रोल प्ले किया, इस्तांबुल के अंदर यहाँ पर टॉक्स भी होते हुए नजर आई, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं निकले। पाकिस्तान की डिमांड थी कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो यहाँ पर करने के लिए रेडी नहीं हुए। ठीक है, अब वो बहुत सारे ऐसे भी हैं, अब ये नहीं है कि पूरा अफगान तालिबानी जो है वो फेवर में, कुछ लोग जो है फेवर में नहीं भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर टीटीपी के फेवर में। उसके बाद अगर टीटीपी के अगर नहीं मानते तो टीटीपी डर उनको ये है कि वो ISK में ना जाकर घुस जाए, जो कि ISK की और तालिबान की पहले नहीं बन रही यहाँ पर। ठीक है, ये भी चीज़ है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेडिकलिज्म पावर एलीट प्रोजेक्ट। अगर देखा जाए, रिलीजन वाज इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड फॉर नेशनल कोहेजन, प्रॉक्सी कल्टिवेशंस, मास ओबीडियंस, अ सिस्टम द एलीट क्राफ्टेड फॉर अदर्स बट नेवर ट्रूली बिलीव्ड इन देमसेल्फ। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म जो देखने को मिली पावर एलीट की तरफ से, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश की गई। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉक्सी कल्टीवेशन भी देखने को मिली। ठीक है, किस तरह जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स के लिए तैयारी जो देखने को मिली, तो उन्होंने पावर लीड्स ने अपना पूरा यहाँ पर जोर लगाया कि उनको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो जाएं, सारी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ पर हासिल नहीं हुए उनको।
ठीक है। अब एक्सट्रीमिज्म की सेंस में हम बात करें, हम किसी के नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, और ना एग्जाम ओरिएंटेड है, हम ना नाम लेना चाहते हैं। हमारा एक रहता है कि हम एक बहुत सारी पावर एलिट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और वही पावर एलिट्स हमें अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिली, ठीक है, जो 2021 से पहले क्या नजर आते थे, और बाद में पावर एलिट वही गवर्नमेंट में गई है। तो अब वो देख ले कि किस तरह उन्होंने एक जो है एक हमें नजर आया कि यहाँ पर रिलीजन वाज एज ए टूल यूज किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो ये पावर एलीट प्रोजेक्ट्स, सारा पावर एलीट ने जो है इस चीज को जो है यहाँ पर एस्केलेट किया इस चीज को, ठीक है। लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स फिर भी यहाँ पर हासिल नहीं हुए और उल्टा नुकसान ही हुआ। फेलियर ऑफ द रिलीजन एज ए यूनिफाइंग फोर्स, इन्होंने क्या किया, बहुत कोशिश की कि सबको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और सियासत में अपना रोल प्ले किया जाए पावर एलिट्स ने, लेकिन वो भी ये ना कर सके। उसके बाद द प्रोलिफरेशन ऑफ मदरसास एंड रेडिकल ग्रुप्स फेल टू डिलीवर। अब बात तो वहां पर आ गई है। द बलूचिस्तान इंसर्जेंसी, राइट्स मूवमेंट्स, एथनिक सब नेशनलिज्म परसिस्ट एज ए अनरिजॉल्व्ड फ्रैक्चर्स। अभी तक जो ये ऐसे हैं इश्यूज हैं जो अभी भी स्टेट को फ्रैक्चर कर रहे हैं, सॉवरेनिटी को फ्रैक्चर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास स्क्वांडर्ड प्रॉमिस ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस। हमेशा से हिस्ट्री उठाकर देख लें, पाकिस्तान हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमें देखने को मिला। 9 ईयर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ, फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर हमें यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिला, फिर वही जो है हमें यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो 1973 के अंदर हमें देखने को मिली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। अब 1970s में आपके जनरल इलेक्शन, तो अब से ये सारे हिस्ट्री में देखा जाए तो जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसको भी तो कह लें कि यहाँ पर 2-3 टाइम जो है इसको सस्पेंड किया गया। अब ये वर्थ है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कह लें एक आपका डॉक्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक आपका डॉक्यूमेंट है किसका, डेमोक्रेसी को रन करने के लिए, लेकिन उसको भी सस्पेंड किया गया। यहाँ पर ज़ियाउल हक का दौर आपके सामने नजर आता है जब इस्लामाइजेशन जोर पकड़ रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉर और टेरर वाला सिलसिला सारा जब मुशर्रफ साहब हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 टाइम तो मुशर्रफ साहब की तरफ से जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया, ज़ियाउल हक की तरफ से यहाँ पर सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो अब ये भी तो चीज़ है ना, पाकिस्तान बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द फेडरेटिंग यूनिट कोहेजन रूलर्स हु प्रेफर्ड गल्फ स्टाइल। फिर हमें यहाँ पर जो एक गल्फ स्टाइल पावर जो है यहाँ पर भी देखने को मिली, अथॉरिटेरियन रूल, ठीक है। वही चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करके आए हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट रहने वाला है 5th नंबर पर है, पॉइंट्स इसके पास 10 है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर पर है तालिबान टेक ओवर टू इन बिल्ट डेंजर्स। अगर ग्रोइंग तालिबान आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अमंग पाकिस्तान लो इनकम मेजॉरिटी एंड द इरोजन ऑफ पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्पेस बोथ पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक। देखे जब से यहाँ पर तालिबान ने गवर्नमेंट को संभाला है, अच्छा ये सारी चीजें जो है ना ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, ऐसे ये नहीं है कि ये न्यू डेवलप। अब तालिबान ने संभाला, इसको एंड करते हैं जल्दी जल्दी। अब तालिबान ने संभाला, आपको पता है, इसके बाद से पूरा मामला ही चेंज हो गया। फिर अगर तालिबान को जो यहाँ पर संभाला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए और ज्यादा थ्रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नजर आया, ठीक है। उसके अंदर फिर उन्होंने बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए भी नजर आई, वो सारी आपको पता ही है। लेकिन यह है कि फिर जो है ना एक पाकिस्तान के जो अगर देखा जाए कह ले कि जियो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पेस वो टोटल जो है यहाँ पर अंडरमाइन होगी। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, टॉक्स की, निगोशिएशंस की, लेकिन उस पर जो है बात नहीं बनी। अब ये स्टेटमेंट्स अगर देखें अकॉर्डिंग टू मलिया लोधी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक हल एक ही होता है, लास्ट में एक ही सोल्यूशन होगा, डिप्लोमेटिक हल या टॉक्स। जितना मर्जी लड़ भिड़ लें, हल क्या है, सुलह। बाद में एक टेबल पर आना ही पड़ेगा, टॉक्स करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत बात है और वही चीज है कि अगर जो हम नुकसान करने के बाद जो टेबल टॉक करें वो क्यों ना पहले कर ली जाए, यहां पर यह भी चीज है। उसके बाद है यहां पर ऑपरेशन गजबल अल हक
द ग्रोइंग डिवाइड, ये भी अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये मजबूरन करना पड़ रहा है, हालांकि पाकिस्तान इसके लिए कभी भी रेडी नहीं था और ना रेडी है ना रेडी रहेगा, उसके लिए भी करने के लिए भी हम ऐसा कोई, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर किया गया सॉवरेनिटी के लिए। अब देखें इमाम बारगाह वाला इतना बड़ा जो है अटैक देखने को मिल रहा है, फिर उसको यहाँ पर उन्होंने IS के माना भी, फिर यहाँ पर TTP के देख ले, बलूचिस्तान के अंदर 12 लोकेशंस के ऊपर जो है वो अटैक हमें देखने को मिले। तो भाई आप कितना बर्दाश्त करोगे? यहाँ पर इनोसेंट जो लोग मारे जाते हैं उनका क्या कसूर है ना? रीजन इज दैट। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ऑपरेशन गजबुल हक स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब बहुत सारी कोताहियां हम में भी हैं। ठीक है, जो पूरी हिस्ट्री उठाकर देख ले, कोई एक गवर्नमेंट या एक इंस्टीट्यूशन उसके लिए जो है वो कह ले कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो इंडिविजुअल्स आते हैं बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है। हम कभी भी इंस्टीट्यूशंस को या हमारे कह लें कि जितने भी हैं उनको हम कभी भी जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, क्योंकि वो रन करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो चलाने आते हैं ना इंडिविजुअल्स, आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, हमें उनका करना बनता है। ठीक है, अब इसके लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस सब के लिए सब भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के। ठीक है, अब दोनों का जो सोल्यूशन है वो एक ही है कि क्या हो सकता है यहाँ पर प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन दोनों में। ठीक है, अमली ताल्लुक जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों के दरमियान में। ठीक है, इसके बगैर बात बनेगी नहीं, एक टेबल पर को आना पड़ेगा, लेकिन नुकसान करने के बाद जो है कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान अगर देखे स्ट्रैटेजी क्या है, पाकिस्तान यार देखे, पाकिस्तान बजाय इसके कि जाके माउंटेन में जो अपना बॉम्ब मारे और ये सारा काम करे तो कोई फायदा नहीं होगा, ना मारे, अपनी इकॉनमी की तरफ फोकस करे, इकॉनमी को आगे बढ़ाए। ठीक है, वो तो रहे वेले तरीन बंदे कहा जाता है, और पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो क्या फायदा मतलब इस चीज का, है ना? तो पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है काफी मजबूरी के तहत फिर जो है इस चीज को स्टार्ट करना पड़ा, है ना? हालांकि पाकिस्तान कोहेसिव पॉलिसी अपनाए हुए है, उसके बाद कैरेट पॉलिसी आपको देखना, जैसा मैंने पहले कहा, कैरेट का मतलब होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कोर्डियल वे में निगोशिएशंस करना, सारी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन अब फिर जो है स्टिक पॉलिसी की तरफ पाकिस्तान को आना पड़ा, ये मजबूरी लाया गया। डिक्लाइनिंग यूटिलिटी ऑफ प्रॉक्सीज, जो यहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रॉक्सीज यूज हो रही है। अब प्रॉक्सी क्या है ये चीज भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले, सबको पता है लेकिन थोड़ा फिर भी दोबारा चीज को रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉक्सी बेसिकली एक ग्रुप कह सकते हैं आप, एक ग्रोह कह सकते हैं, जो कह ले कि कोई एक्सटर्नल स्टेट चला रही होती है, उनके पीछे कौन होता है? कोई एक्सटर्नल स्टेट होती है जो चला रही होती है, बजाय कि वो ये कह ले कि वो खुद चलें, उनको कोई और चला रहा होता है, और लग ऐसे रहता है जैसे वो खुद मुख्तियार है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। ग्लोबल रीजनल टॉलरेंस फॉर प्रॉक्सी एक्टर इज श्रिंकिंग। अब जो पहले जो इनको मिलती थी ना, थोड़ी घास फूस मिल जाती थी प्रॉक्सीज एक्टर जितने भी हैं, लेकिन अब जो रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई भी नहीं डालता। उनको पता है कि ये हमारे जो है ना बोझ बन जाएंगे हमारे ऊपर, ये हमारे लिए इशू बन जाएगा। चाइना, सेंट्रल एशिया से जितने भी स्टेट्स हैं, एशियन स्टेट, वो इस चीज को जो है वो किसी भी कह ले के इवेंट के लिए वो रेडी नहीं है, वो ना ही इंटरफेरेंस करने के लिए रेडी हैं। एडवेंचरिज्म कोई कहीं से अगर किया गया तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडोर्स करने के लिए रेडी नहीं। चाइना तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो वो पहले भी किसी के मामले में जो अपनी टांग नहीं जो है वो अटकाता। ठीक है, उसकी पॉलिसी जियो इकोनॉमिक है, उसको पता है कि भाई मैंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपके पास पैसे होंगे ना, फिर आप चाहे जितनी देर तक जो है ना वो अपनी वॉर लड़ सकते हैं। ठीक है, क्या फायदा आप थोड़े से पैसे आप आगे जो है वो लड़ें किसी के साथ और फिर आपको ही जो उल्टी जो है मार पड़ जाए, आपका ही नुकसान हो जाए। तो बजाय उसके के जो है आप अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करें, तो वही पॉलिसी जो है वो देखने को मिल रही है चाइना की। तो चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में लगा हुआ है बेसिकली, तो वो कभी भी किसी भी एडवेंचरिज्म के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एलिमिनेटिंग टेररिस्ट नेटवर्क्स फ्रॉम द अफगान सॉइल, तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, एरेडिकेटिंग डोमेस्टिक स्पोर्ट बेसिस फॉर टेररिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंटरनली हैं पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, तो उनको यहाँ पर जो है एरेडिकेट करना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलेटिंग
religious institutions are reforming radicals, former jihadists जो figures हैं now pose as a moderate, but their political economy of hate persists. The state must confine religious institutions to scholarly role and stop using them political. उसके बाद ब्रेकिंग पावर ऑफ द वायलेंट रेडिकल ग्रुप्स को यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, लेकिन जो भी ग्रुप्स हैं, इंटरनली एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, उनको प्रोग्रेस अगेंस्ट ग्रुप्स, उसके बाद इज नोटेड बट मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स बाय often official sports remains one of the worst forms of the institutionalized radicalism. तो हम किसी भी ग्रुप या एलिमेंट का नाम नहीं ले सकते, ना लेंगे। एक ही है कि रेडिकल ग्रुप्स जितने भी हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए या सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ठीक है। लास्टिंग चेंज इज ओनली पॉसिबल इफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस कमिट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रादर देन रिमेनिंग हॉस्टेज to religiously inspired groups that shift position to serve elite interest. तो ये भी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहेगा, इसको लाजमी आपने नोट डाउन करना है। तो अब पाकिस्तान के देखें, लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान जो है यहाँ पर कोरेसिव पॉलिसी को अपनाए हुआ है और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी है। ये आप क्या कर सके, जब पाकिस्तान को फोर्स किया गया इस चीज के ऊपर करने के लिए, तो देन ऑपरेशन गजल हक जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। कोरेसिव पॉलिसी है, प्रेशराइज किया जा रहा पाकिस्तान की तरफ से ताकि मामला तो सेट हो। प्रेशराइज करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाए, बल्कि चीजों को सॉल्व किया जा सके ताकि अफगान तालिबान इस बात के ऊपर आ जाए कि मामला सॉर्ट आउट कर लें। बेहतरी है दोनों के अंदर में कॉपरेशन होना, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, डायलॉग्स, एंगेजमेंट होना दोनों के दरमियान में, ये इंपॉर्टेंट है रीजन लेवल के ऊपर और दोनों स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान ने इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड किया यहाँ पर कि चलो ट्रेड वगैरह बंद किए, चलो ये अपनी लाइन पर आ जाएंगे, बात बन जाएंगी, देन भी नहीं आए। अब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई उसकी, ठीक है, वही अपना रहा है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और लास्ट में और ले ले जो एक आर्गूमेंट है वो इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मलिया लोधी साहब का रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी स्टेट है उनको सबको ही जो है यहाँ पर कहा जा रहा है स्टेट है, ठीक है, उनको भी थ्रेट है, उनको भी थोड़ा यहाँ पर इशू है। तो सब लोगों को यहाँ पर मिल बैठकर एक कलेक्टिव होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। क्या कलेक्टिव होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए ताकि उनको प्रेशर किया जाए, ताकि वो इस बात पर आ जाए ताकि रीजनल लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी हो सके, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हमारे पास व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है तो ये काफी बड़ा, बल्कि काफी क्या बहुत बड़ा जो है यहाँ पर हमें इवेंट देखने को मिल रहा है। इतने वॉर एकदम से जो है होते, एक तरफ तो हमें निगोशिएशंस देखने को मिल रहे हैं, टॉक्स देखने को मिल रही हैं, उसके बाद कह लें कि टॉक्स राउंड चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये स्ट्राइक्स भी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ है। तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओआईसी का क्या रोल होना चाहिए, जीसीसी का क्या रोल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अ स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन ऑफ द क्रिटिकल डिमेंशन शेपिंग अनफोल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स एंड फॉर रिचिंग implication for regional and global order ईरान, यहाँ पर अगर देखा जाए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei and top security officials have been killed in the US and Israeli ongoing attacks according to international media। आपको पता ही है सारा, यहाँ पर BBC, गार्डियन, रेटर्स, उसके बाद तेहरान मीडिया कंफर्म किया है, अल जजीरा आप देख लें यहाँ पर कंफर्म किया कि इनके डेथ के, ठीक है। तो असैसिनेशन, और ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर असैसिनेशन देखने को मिली। हालांकि अयातुल्लाह खमानी जो है हमें 1989 से जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन भी देखने को मिला, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री हम ऑलरेडी इसके ऊपर कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अयातुल्लाह खमानी के साथ उनकी बेटी कहा जा रहा है, उनके दामाद और टॉप कुछ ऑफिशियल्स हैं जो असैसिनेट हुए यहाँ पर अटैक के अंदर, जो बेसिकली मारे गए, ठीक है, शहीद भी हुए यहाँ पर। तो द वॉर हैज बिगन, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर यूएसए क्या चाहता है आपको भी पता है। पहले बात कर रहे थे यहां पर के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर कि इनको यहां पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं रीजन लेवल के, हौदीज हैं या मास हैं, हिजबुल्लाह हैं, उनको सपोर्ट ना करे ईरान।
उसके बाद थर्ड नंबर पे कहा गया कि भाई जो रजीम चेंज वाला जो चक्कर है, क्योंकि ये लोग तो बात हमारी मानेंगे नहीं, रजीम चेंज होगी तो हम अपने अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। अब हिस्टोरिकल टच देते हैं इसको। 1953 के अंदर देखा जाए या 1950s के बाद देखा जाए, मुसद्दक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ईरान के, उनको टॉपल कर दिया जाता है और कहा यह जाता है, आपको इंटरनेशनल मीडिया वगैरह रिपोर्ट्स आर्टिकल्स उठाकर देखें, आपको पता चलेगा, यह कहा जाता है कि वो उसके पीछे CIA का जो रोल नजर आता है, उनको टॉपल किया गया और वहां पर जो फिर शाह को इंस्टॉल किया गया। ठीक है, अब उन्हीं शाह के जो हमें यहाँ पर बेटे देखने को मिल रहे हैं, मोहम्मद रिजा पहलवी, अब वो भी बैठे यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट वगैरह कुछ अपना रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो अभी मोहम्मद रिजा पहलवी है, कहा यह जा रहा है कि वो जो है एक प्रो वेस्टर्न नजर आते हैं, बाकी भी चीजें आपको सारी पता है। तो अगर देखा जाए तो अब जो ये रजीम चेंज वाला, ये पूरा इसका ओवरव्यू है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं इसकी। अब रजीम चेंज तो जो है ना, अगर पहले हमारा लेक्चर ये था, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा आ चुका था कि रजीम चेंज है क्या। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रजीम चेंज को समझना इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर एग्जांपल ले लें, वेनेजुला वाला केस आपके सामने, वेनेजुला के अंदर क्या रजीम चेंज हुई? अब बताएं आप, वहां पर रजीम चेंज नहीं हुई। रजीम चेंज ये नहीं है कि आप एक लीडर को टॉपल कर देंगे तो आपकी रजीम चेंज हो गई है, नहीं, बल्कि आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पूरा चेंज करना पड़ेगा, देन जाकर आपकी रजीम चेंज होगी। वेनेजुला के अंदर देख लें, सिर्फ निकोलस मदुरो को उठाया गया, सोशलिज्म उधर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब उनके जो है जो वाइस प्रेसिडेंट थे, हमें वही प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, तो का जो रजीम चेंज नहीं है। अब ईरान के अंदर रजीम चेंज करना काफी डिफिकल्ट है, हालांकि सिचुएशन रजीम चेंज वाली बनी पड़ी है, लेकिन थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जो IR जिस जो हमें नजर आ रहा है गार्ड कॉप्स, वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, वो अंडर क्लर्क्स जो काम करते हैं, तो वो कह लें कि उनका एक कह लें कि एक यूनिटी या उनकी एक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि यहां पर रजीम चेंज वाला, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी USA की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई रजीम चेंज करनी पड़ेगी। अब रजीम अगर चेंज होती है तो फिर जो यहां पर नई रजीम आने वाली है, तो वो फिर सारी कौन सी होगी, प्रो वेस्टर्न या इजरायली, ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये सारे जितने भी एजेंसीज हैं आपकी, आप समझ लें सारी, वो इसके अंदर ही इंक्लूड होती हुई नजर आएंगी आपको। नॉट लेकिन उन्होंने ये जो अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर बार बार बोला जा रहा था ना कि इसको कम किया जाए, यूरेनियम की जो इनरिचमेंट हो रही है इसको कम किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी इसके ऊपर हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, इन डेप्थ जाकर डिस्कशन कर चुके हैं। अब चीजों को टच दे रहे हैं क्योंकि मामला अभी इस तरह का बना हुआ है यहां पर। अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर ऑलरेडी जो है डिमांड्स USA की तरफ भी आ रही हैं, और यहाँ पर जो 400 kg जो यूरेनियम देखने को मिल रहा है थर्ड कंट्रीज के अंदर सप्लाई करने के बाद, सारी चीजें हुई यहाँ पर जो हम राउंड डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो है ईरान हथियार डालने को रेडी नहीं है। अब कहा यह भी जा रहा है अगर ईरान हथियार डालता है तो उसकी तो अपने आप में ही फिर मौत है फिर तो, ठीक है। तो यहां पर वो रिटेलिएट करने का हकदार है। या आप जो है यहाँ पर UNO का चार्टर भी आप पढ़ के देख ले, यहाँ पर आपको मिलेंगे कि रिटेलिएशन का हक है, क्योंकि जिस तरह उनके ऊपर स्ट्राइक की गई और एक सुप्रीम लीडर को जो है यहाँ पर असैसिनेट किया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है वो हमें सारा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब रजीम चेंज एक साइड पर है। अब रजीम चेंज फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही जिस तरह हमें यहाँ पर जो सारा डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन यह है कि अब प्रेशराइज और ज़्यादा किया जाएगा। ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है, आप ट्रंप के जो है यहाँ पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आएंगे, आपको पता है उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि अब डिप्लोमेसी थोड़ी सी आसान होगी उसके अंदर, सफारतकारी के अंदर। वो आपको ये भी कहते आए हुए नज़र है कि जो हमने जो काम करना था वो कर दिया है, अब जो है लोग जो है नीचे से आएँ और अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको संभाल लें, और ये सारी चीज़ें फिर आपको पता ही है जो यहाँ पर चली मीडिया के ऊपर। उसके बाद है ग्रेटर इजराइल विजन, इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं
रीजनल कॉम्प्लाइंस, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर एनालिसिस आने वाला है, आप लाजमी देखिएगा फ्रेंड्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इजराइल एक्सपैंड कैसे कर रहा है, ये नहीं कि आप जो है यहां पर, हालांकि हमने उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन की उसके अंदर हमने, ठीक है। तो ये नहीं है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा रहा है और बिब्लिकल ये रेफरेंस जो हुकाबी की तरफ से, माइक हुकाबी की तरफ से दिए गए वो भी हैं यहाँ पर, ऑलरेडी रेपिटेशन होगी चीज़ों की, लेकिन यह कि वो इसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है, जिस तरह भी पूरी जो हमें वॉर का सिलसिला देखने को मिल रहा है या वॉर एस्केलेट होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। अब हुकाबी की स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई इजराइल अगर यहाँ पर दरिया नील से लेकर अफरात तक जो है कंट्रोल कर रहे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि अच्छा ही होगा, ठीक है कर ले तो अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर जो है स्टेट इस्लामिक स्टेट्स ने काफी कंडेम किया इस चीज को, भाई ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रेटर इजराइल जिस तरह वेस्ट बैंक के ऊपर कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना, पुश जो किया जा रहा है, यूएसए को बार बार प्रेशर किया जा रहा है, यही कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया कि भाई जो ईरान के ऊपर और प्रेशर ज्यादा बिल्ड किया जाए अकॉर्डिंग टू इजराइल, ठीक है। तो बार बार उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि इसके ऊपर और प्रेशर डाला जाए, ये चीज़ है। तो अब ग्रेटर इजराइल वाला जो है ना, वो काफ़ी जो है मामला हमें देखने को मिल रहा है। वेस्ट बैंक के ऊपर है, सोमालिया लैंड वाला आपके सामने, सोमाली लैंड वाला जो रिकग्नाइज किया, उसके बाद जो है एक हेक्सागॉन जो अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है जो अगेंस्ट रेडिकल एक्सेस, उसमें कहा गया है शिया रेडिकल, और उसके बाद जो है वो कह लें कि सुन्नी एक्सेस भी कहा गया यहाँ पर। उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हमें देखना। अब बात करेंगे कि यहाँ पर ईरान कैपेसिटी की बात की जाए तो इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 12 डे वॉर हमें देखने को मिलती है दोस्तों इनके दरमियान में। अब 12 डे वॉर आपको पता है कि 2025 के अंदर होती है। उस वक्त भी जो है कुछ कह लें कि यहाँ पर साइंटिस्ट को जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को यहाँ पर मारा गया। उसके बाद न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया गया, ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो ये 12 तक जो है वॉर देखने को मिली इधर। तो अब जो ये सारा सिलसिला अभी वाला ना, जिस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है, तो अब आप ये देखें कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर न्यूज़ चेक करें, इंटरनेशनल मीडिया वगैरह न्यूज़ चेक करें आप, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑलरेडी तकरीबन 27, कितना 20 to 27 जो है बेसिस के ऊपर जो है ईरान ने रिटेलिएट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। उसके बाद है यूएसए डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल फ्रैक्चर की अगर बात की जाए, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो यूएसए बेसिकली ट्रंप का जो मामला है, ट्रंप ने जो अभी ये कांड किया है ना, जो इतना बड़ा, ठीक है, तो इसका ये है कि भाई उसको जो है अगर ये जो ही गवर्नमेंट से नीचे उतरता है या जो भी है, तो इसको पीछे जो है ना राडो के पीछे जाना पड़ेगा। अब ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये अलग बात है कि अब क्या होता है सिनेरियो सारा। जिस तरह मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, मजम्मत की है, कंडेम भी किया है कि इजराइल और यूएसए को ईरान के ऊपर इस तरह स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। यूरोपियन कंट्रीज ने, केयर स्टारमर, उन्होंने भी यही कहा। रशियन जो यहाँ पर हमें नजर आते हैं उन्होंने भी यही कहा है। चाइना ने भी यही कहा है। गल्फ स्टेट जितनी भी है वो ऑलरेडी काफ़ी जो है इस चीज़ के ऊपर जो है प्रेशराइज कर रहे थे कि मामला जो है डिप्लोमेटिक जो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं आया, वो उस बात पे बात बनी नहीं है। अब उसके बाद है यहाँ पर फिर जो है जिस तरह ईरान ने यहाँ पर ड्रोन्स अटैक किए, और ये दोनों अगर देखा जाए बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप, इन दोनों को जो है यहाँ पर वो चीज़ें सामना करना पड़ सकती है। ये डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल फ्रैक्चर की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपोजिशन काफ़ी इनको जो है यहाँ पर प्रेशराइज कर रही है। उसके बाद हमारे पास है गल्फ स्टेट का और सऊदी अरेबिया का क्या स्टांस रहा है, ये इस चीज़ को भी देखेंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है पॉइंट दोस्तों, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो अब्राहम लिंकन को ज्वाइन कर, लिंकन नाम आ जाता है, इब्राहिम अकॉर्ड को जो 2020 के अंदर बनाया गया, जो कब बनाया गया, बेसिकली 2020 के अंदर बनाया गया, और यहाँ पर ट्रंप ब्रोकर थे, और यहाँ पर इजराइल भी नजर आता है, मोरक्को, बहरीन और यूएई इनके दरमियान। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसको जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करने वाले। नेतन्याहू परस्यूइंग एन अल्टरनेटिव अलायंस सेलेक्ट गल्फ स्टेट, अफ्रीकन नेशंस एंड इंडिया। अब ये वही हेक्सागॉन की बात की जा रही है, ठीक है, जो 6 कॉर्नर की तरह जो हमें इस तरह जो देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये 6 कॉर्नर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह जो है कंट्रीज, यहाँ पर इजराइल, अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पर जो हमें वो नज़र आएंगे ग्रीक और साइप्रस और ये सारे, तो इस तरह कॉर्नर जो बने हुए नज़र आते हैं हमें। ठीक है, तो इसके अंदर भी कहा जा रहा है कि कुछ कह ले के नेम्ड रखे गए हैं कि अरब स्टेट्स भी, अब ये नहीं पता कि वो बहरीन हो सकता है या यूएई हो सकता है। उस अफ्रीका की अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा इथियोपिया हो सकता है, तो ये चीज़ भी है नज़र आ रही है। उसके बाद पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक एक्सपोजर की बात की जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर जो है वो फोकस रखा है या अपना बिलीव रखता है। तो पाकिस्तान यही कहता है कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होने चाहिए और डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए और मामले को यहाँ पर जो एंड करना चाहिए। अब कंक्लूड करते हैं चीज़ों को यहाँ पर। एक तरफ तो ग्रेटर इजराइल वाला या इजराइल का एक्सपेंशन देखने को मिल ही रहा है, उधर से यूएस से प्रेशराइज भी कर रहा है। मसला यहाँ पे आ रहा है कि असल मामला जो ईरान के अंदर स्ट्राइक करने का और असल मामला क्या है, क्वेश्चन इज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूएसए को कुछ ना कुछ तो पता है कि भाई ईरान के अंदर है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है इसको प्रेशराइज कर रहा है। कभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, कभी जो यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता है उनको ना करे, कभी कह रहा है रजीम चेंज के ऊपर। तो ये चीज़ें देखने को मिला और उसको सबसे ज़्यादा उसके बैक पे कौन खड़ा है जो उसको पुश कर रहा है, यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है, इजराइल कर रहा है। अब ये यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रही है ना ये चीज़, ये काफ़ी, अब ये जो कोई नया यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा सिनेरियो, ये आप देख ले कि हमें 45 to 50 ईयर्स से यही चीज़ें देखने को मिल रही, 45 ईयर्स तक आप कह लें यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ें देखने को मिल रही है कि बार बार ईरान को यहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है, कंक्लूड करते जाने साथ साथ कि पाकिस्तान को एक तो डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज विद चाइना और रशिया एज काउंटरवेट, द सिचुएशन इज इवॉल्विंग, dizzying pace and caution is warranted but complacency would be dangerous। अब ये चीज़ है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो है ऑल्टरनेटिव भी अपनी प्रेपरेशन जो है वो कर रखनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इजराइल वाली बात करते हैं यहाँ पर ईरान के, अगर यहाँ पर आता है तो व्हाट नेक्स्ट, जो क्या आएगा ईरान के बाद क्या हो सकता है। तो देखिए अगर इजराइल या प्रो वेस्टर्न कोई भी यहाँ पर आते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान की बाउंड्री और ईरान की बाउंड्री मिलती है। ठीक है, एक तरफ सिस्तान नज़र आता है, एक तरफ बलूचिस्तान नज़र आता है, तो यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। तो ये जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये जो मिलिटेंट्स कह लें कि यहाँ पर ग्रुप देखने को मिल, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इनको और ज़्यादा हवा मिल सकती है, ये और ज़्यादा जो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे का बायस बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी उसके बाद जो बॉर्डर एरिया, तो सबकी नज़रें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है तो इसको जो है ना यही चीज़ कुछ जो है वो बाकियों को जो है ना वो हजम नहीं कर पा रहे हैं ना, है ना, ये चीज़ भी तो है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम, इकोनॉमिक टाइज, रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर फोकस करें, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर ऑलरेडी फोकस कर रहा है पाकिस्तान, तो ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाली है कि हैम्परिंग, देखेंगे कि इसकी वजह से जो हमें हैम्परिंग नज़र आएगी पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर, इस चीज़ को देखेंगे जो रुकावट है, तो इससे क्या हो सकता है। इससे मिडल ईस्ट वॉर टू हैम्पर पाकिस्तान एक्सटर्नल ट्रेड, मिडल ईस्ट वॉर, पाकिस्तान इकोनॉमिक फॉल आउट, द एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हैज सस्पेंडेड ट्रेड एंड स्टैंडर्ड सिटीजन्स जियो पैराडाइज रेमिटेंसेस। देखिए तीन चीज़ें यहाँ पर, एक तो ट्रेड जो सस्पेंड कर दी गई, ट्रेड सस्पेंड का मतलब ये है सॉरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बहुत ज़्यादा अहमियत है दोस्तों, इसको भी आगे साथ डिस्कस करेंगे। फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसका ये देखेंगे कि पाकिस्तान को लॉस कितना होगा। उसके बाद है यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देखेंगे। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली यहाँ पर एक तरफ तो हमें यहाँ पर कह ले के पर्शियन गल्फ नज़र आता है। ठीक है, इस तरह ना अगर यहाँ पर देखें तो एक तरफ हमें यहाँ पर जो है क्या नजर आता है, पर्शियन गल्फ, और इस तरफ जो है गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान जो है आगे इंडियन ओशन के साथ कनेक्टिविटी। तो ये जो एरिया ना यहाँ पर तक, ये यहाँ पर जो हमें नजर आ सकता है यहाँ पर, तो इस तरह जो है यहाँ पर हमें हॉर्मुज देखने को मिल रही है। अब यूएसए का जो अब्राहम लिंकन वगैरह वो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, कोस्ट ऑफ ओमान के अंदर है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है।
अब इसके वर्थ की बात की जाए तो 20 मिलियन, कितना, 20 मिलियन बैरल ऑयल पर डे यहां से सप्लाई होती है, गुजर कर जाता है। ठीक है, अगर एनुअली बात की जाए ना जो ट्रेड हो रही है तो वो 500 बिलियन डॉलर, कितना, 500 बिलियन डॉलर की यहां पर ट्रेड हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, तो और ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगी भाई। ठीक है, ये भी है। और अगर देखा जाए तो 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है यहां से होती है। अब इसमें से इंपोर्टर कौन है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है चाइना, उसके बाद इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, बाकी भी एशियन कंट्री जितने भी हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी कवर किया हुआ। अच्छा, अब इसके जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई भी जो है ना 33 to 39 किलोमीटर हमें देखने को मिल रही है। अगर माइल की बात की जाए 21 to 24 माइल हमें देखने को मिल रही है जो इसकी चौड़ाई है। ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेमिटेंसेस ऑलरेडी पाकिस्तान के यहां पर रमजान के अंदर तो गिरते गिरते हैं, लेकिन अब जो है अगर देखा जाए फिजिकल ईयर में तो 40 बिलियन डॉलर तक थे, लेकिन अब वो भी ड्रॉप हो जाएंगे भाई। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे सर के ऊपर खड़ी मंडला रही है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, एक तरफ जो है यहाँ पर ईरान के साथ जो यूएसए और इजराइल के यहाँ पर वॉर है, तो इसका बहुत ज्यादा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब ट्रेड की यहाँ पर बात कर लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर की दोस्तों। यहाँ पर 10 बिलियन डॉलर जो है हमें यहाँ पर यूएई के साथ ट्रेड देखने को मिल रही है। 40 बिलियन जो है रेमिटेंसेस है। 60% अगर बोला 60 बिलियन डॉलर जो फिक्स किया गया कि हम नेक्स्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, तो वो कैसे बढ़ाएंगे, एक साल तो आपका गुजर चुका ऑलरेडी, और ऊपर से वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है। 4.5 बिलियन डॉलर हमें KSA सऊदी अरेबिया के साथ देखने को मिल रही है। करेंसी की अगर वैल्यू की बात की जाए यहाँ पर, तो ये भी सऊदी रियाल है, यूएई दिरहम है या यूएसए डॉलर है, ऑलमोस्ट है लॉस्ट वैल्यू अगेंस्ट पाकिस्तान रुपीज। तो ये भी एक चीज देखने को मिली कि इनकी भी थोड़ी वैल्यू यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद ड्यू टू कोलैप्स्ड डिमांड अकॉर्डिंग टू मलिक बोस्तान जो चेयरमैन है ऑफ द एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनके अकॉर्डिंग बात की गई है। मलिक बोस्तान ने कहा है कि यहाँ पर इनकी वैल्यू कम होते हुए नजर आई, क्योंकि एक्सचेंज रेट है ना वो डॉलर में, वो और जितने भी करेंसीज को डील करते हैं तो इसलिए उनको पता है। तो 60 बिलियन का जो हदफ है पाकिस्तान का वो इनकम्प्लीट में भी यहाँ पर रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रीजनल लेवल के ऊपर वॉर स्टार्ट हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर तो कह ले के इंपैक्ट है ही है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और है भी, वो लेकर भी चल रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो जाए, निगोशिएशंस हो जाए, मामले को ठंडा किया जा सके दोस्तों। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे वोकैब की तरफ और वोकैब को 1 by 1 जो है डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है लेफ्ट हेल्पलेस या स्टक इनटू प्लेस विदाउट मींस ऑफ लिविंग, मींस फंस जाना कहीं ऐसी जगह पर जहां से आप ना निकल सकते हो। उसके बाद हमारे पास है मैरूड या अबंडेंट आप कह सकते हैं। कन्फ्लेशन का मतलब द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर आइडियाज इश्यूज कॉन्सेप्ट इनटू वन, दो चीज़ों को आपस में मिला देना या खलत मलत कर देना, ये भी कह सकते हैं। ऑफन इनकरेक्टली, मर्जिंग या ब्लेंडिंग। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है इंक्रीज एक्सेसिवली बियॉन्ड नॉर्मल, हद से ज़्यादा बढ़ जाना। रीजनेबल लिमिट्स या एग्जैजरेटेड आप कह सकते हैं, ओवरस्टेटेड आप कह सकते हैं। फ्यूरी का मतलब होता है कवर्ड विद द फ्यूर, मतलब जो रुएं होती है या बालों से ढका हुआ होने, हैविंग थिक एनिमल हेयर्स। ठीक है, हेयरी या फ्लफी। उसके बाद मिसोजिनिस्टिक का मतलब होता है शोइंग हेट्रेटेड प्रेजुडिस और कंटेम्प्ट टुवर्ड द वुमेन, औरतों से ताज्जुब रखना या नफरत करना। सेक्सिस्ट आप कह सकते हैं, शोविनिस्टिक आप भी इसको कह सकते हैं। हिंज हमारे पास है सेंट्रल पॉइंट्स। ठीक है, मरकजी नुक्ता जिसके ऊपर पूरी कह रहे के बात का दारोमदार एक नुक्ते पर हो, उसको बोला जाता है। पिवट या फलक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास फलक्रम, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है यहाँ पर सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन, नस्ली इम्तियाज या अलैदगी का एक अलग सा जो निज़ाम होता है,
उसको बोल सकते हैं सेग्रीगेशन या डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिफेंगिंग, डिफेंगिंग का मतलब होता है रिमूविंग द हार्मफुल डेंजरस, ठीक है, खतरे को जो है यहाँ पर खत्म कर देना या रिमूव कर देना उसको, अग्रेसिव पावर ऑफ सम मैन, ठीक है, किसी की जारहाना जो ताकत को कम कर देना, आप ये भी कह सकते हैं डिसआर्मिंग या न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है। उसके बाद है टेंडम का मतलब वर्किंग और अकरिंग टूगेदर इन कोऑपरेशन, ठीक है, एक साथ जो है रुंडमा होना, इकट्ठे होना, जॉइंटली या टूगेदर। तार्मिक, तार्मिक का मतलब पेव्ड सर्विस मेड सरफेस मेड ऑफ तार, तारकोल से बनी हुई सड़क नहीं होती जिसको बोला जाता है क्रस्ट स्टोन और स्पेशली फॉर रोड और रनवेज। उसके बाद असफल्ट एंड पेवमेंट आप इसको बोल सकते हैं। ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब है शाइनिंग ब्राइटली एंड क्लियरली, ठीक है, चमकता हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आएगा ब्लिट्स। ब्लिट्स का मतलब होता है सडन कह ले के इंटेंस अटैक कैंपेन, एकदम से किसी के ऊपर हमला कर देना, जिस तरह यूएसए और इजराइल ने किया, ऑनस्लॉट या असॉल्ट। उसके बाद है इग्नाइटिंग का मतलब होता है काजिंग समथिंग टू कैच फायर और बिगिन बर्निंग, ठीक है, आग भड़काना या आग लग जाना, कैंडलिंग या स्पार्किंग। डेटोनेटिंग, डेटोनेटिंग का मतलब काजिंग एन एक्सप्लोसिव डिवाइस टू एक्सप्लोड, ठीक है, बम धमाका करना या करवाना आप कह सकते हैं, एक्सप्लोडिंग या ब्लास्टिंग। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।